नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम 2011 का जो सी सेट का पेपर था रीजनिंग का, वो आज डिस्कस करेंगे। सी सेट 2011 में किस तरह के एग्जाम्पल आए थे और सी सेट की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 से हुई थी। 11 का ये सबसे फर्स्ट पेपर था और रीजनिंग का क्या लेवल था 2011 में, उस पर आज चर्चा करेंगे। चलिए, ये यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित दो प्रसंग में प्रत्येक के भीतर चार कथन हैं। इन चारों कथन में से दो ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते। ओके, एक साथ सही नहीं हो सकते, किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। एक साथ दोनों चीजें सही नहीं हो सकती पर गलत हो सकती हैं। ठीक है, कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन कथनों को पहचानिए जो उपयुक्त नियमों को संतुष्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिया हुआ था, आपसे कह रहा है कि दो बातें ऐसी हैं इसमें जो एक साथ सही नहीं हो सकती बट एक साथ गलत जरूर हो सकती हैं। ऐसे कौन से? पहला, सबसे पहले लिखा है कि सभी पशु मांसाहारी होते हैं। तो डायग्राम ये बनेगा, सभी पशु क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। ठीक है। दूसरा, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते। इसका डायग्राम ये होता है, अगर कहता है कुछ पशु मांसाहारी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो दोनों का डायग्राम ये बनता है इस तरीके से। ठीक है, पशु मांसाहारी नहीं होते, पशु मांसाहारी नहीं होते, इसका भी डायग्राम जो है, पशु मांसाहारी नहीं होते यहाँ मना है, तो पशु को अलग करते हैं और मांसाहारी को अलग करते हैं। पशु मांसाहारी नहीं होते, क्रॉस। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, मांसाहारी होते हैं नहीं होते हैं, ये दोनों डायग्राम जो है ऐसे बनेंगे। आपसे कहा गया है कि दो एक साथ सही हो सकते, दो जो है वो एक साथ सही नहीं हो सकते, बट दो जो है वो एक साथ गलत हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से? डायग्राम की बात करें, पहला, सभी पशु मांसाहारी होते हैं, पशु मांसाहारी के अंदर। और यहाँ तीसरे में कह रहा है कि पशु मांसाहारी नहीं होते। तो ये तो पॉजिटिव बात है और ये नेगेटिव बात है, बिल्कुल विपरीत है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तो पहला और एक तीसरा, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर एक साथ आ जाए बात तो सही नहीं होगी, पर दोनों एक साथ आ जाए तो गलत हो सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पहला और तीसरा जो है वो एक साथ आपके सही नहीं हो सकते बट एक साथ गलत हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, सभी रेलगाड़ी डीजल इंजन से चलती हैं। तो रेलगाड़ी जो है, ये रेलगाड़ी जो है वो डीजल इंजन से चलती है, डीजल इंजन से चलती है। कुछ रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, रेलगाड़ी कुछ डीजल इंजन से चलती हैं, डीजल इंजन। ठीक है, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती, तो बेटा रेलगाड़ी की मना है और ये डीजल इंजन से मना है, डीजल इंजन से मना है। फिर कह रहा है कुछ रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चल सकती, तो इसका डायग्राम भी यही बनेगा। रेलगाड़ी ये पिछले का जैसा ही है भाई, और ये डीजल इंजन। ठीक है, जो एक साथ सही नहीं हो सकते बट एक साथ गलत हो सकते हैं। ऐसे दो पॉइंट हैं, कौन कौन से? एक तो पहला ही है, सभी रेलगाड़ी जो है डीजल इंजन से चलती हैं और कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चल सकती। तो यहाँ पर आंसर इसका भी क्या आएगा? एक और तीन आएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ होने वाला। ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसे थे, सिलोजिज्म के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए नामक एबीसीडी में चार आयु पिरामिड अलग अलग चार देशों को निरूपित करते हैं। ओके, उन पर विचार करिए, इनमें से कौन सा एक घटती जनसंख्या को निरूपित करता है? घटती जनसंख्या को, घटती जनसंख्या, एक तो ये आयु का ग्राफ है और ये आयु वर्ग में प्रतिशत का ग्राफ है। घटती हुई जनसंख्या को कौन सा निरूपित करेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका ग्राफ देखो, आयु वर्ग प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो ये तो घटती हुई जनसंख्या को निरूपित कर नहीं सकता। यहाँ पर इसका ग्राफ भी ज़्यादा है, ये भी घटती जनसंख्या को निरूपित नहीं कर सकता। इन दोनों में ग्राफ जो है, घट आयु वर्ग प्रतिशत सबसे कम किसका है? सी का। तो घटती हुई जनसंख्या को निरूपित कौन सा करेगा? सी ऑप्शन करेगा। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे यहाँ पर सी ऑप्शन देके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
ये एग्जाम्पल है और आपसे आंसर पूछा गया है, कितना आएगा। सबसे पहले 2 से 80 कैसे आ सकता है ये पता करना है। 2 से 80 लाने का तरीका है 40 गुना, ठीक है। और 3 का भी 40 गुना 120 होता है। और ये 4 गुना होता है 6 चौक 24। और कितना लिखूं जिससे 4 गुना आ जाए, 9 चौक 36। 9 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था और इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए और यहाँ पर डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशन रीजनिंग ऋषि सर। इसमें नॉमिनल चार्जेज में मैंने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इनके एग्ज़ाम के लिए और एसएससी रेलवे और पीएसआई इनके लिए कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। हर किसी कोर्स में जो है ट्रिक और बेसिक के हिसाब से मैंने पूरा कोर्स समझाया हुआ है। टेस्ट सीरीज भी साथ में मैंने फ्री दी हुई है, पीडीएफ नोट्स की भी मैंने साथ में दिए हुए हैं और पूरे 1 साल तक आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कि ए से बी तक हमेशा रेखाओं के साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाते हैं, कितने अलग अलग मार्ग्स अपना सकते हैं। ए से बी तक जाने के अलग अलग कितने मार्ग अपना सकते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से कितने मार्ग अपना सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है, तो मैं नंबर लिख देता हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अब रास्ते देखो कौन कौन से जा सकते हैं। ए 1 2 5 बी, पहला रास्ता तो ये चला गया। एक इधर से ले जाओ इसको, ए 3 6 7 बी, सही है। अब एक इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ऐसे, तो कैसे लेके जाओगे, ए 1 4 7 बी, ठीक है, ऐसे। और एक इसको ऐसे ले जाओ, कैसे लेके जाओगे, ए 1 4 5 बी, सही है। अब एक इसको यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, ए 3 4 5 बी, ए 3 4 5 बी, सही है। और एक इसको कैसे ले जा सकते हैं आप, एक यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो कैसे ले जा सकते हैं, 1 3 4 7 बी। तो फिलहाल ऐसे जाने के जो रास्ते हैं वो कितने संभव हैं, 6। 6 रास्ते संभव हैं और 6 की 6 के मैंने नाम लिख दिए हैं बोर्ड पे। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो पूछ रहा है, त्रिभुज कितने हैं इस पूरी आकृति में। इस आकृति की बात करें, अगर ये आकृति देखो बच्चों ऐसी होती, अगर ये आकृति ये होती ऐसे, तो इसका बेसिक तो मैं क्लास में बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जमीन पर ऐसी आकृति जब आती है, हालांकि दोनों आकृतियों में थोड़ा सा अंतर है, एक और एक 2 लाइन का अंतर है, इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा हैं और इसमें 2 लाइन जो है वो कम है। पर ऐसी आकृति जब मैं क्लास में बताता हूँ तो इसका ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर जमीन पर रखे हुए त्रिभुज एन के बराबर मानने। इस आकृति में जमीन पर रखे हुए त्रिभुज कितने हैं, 4। मैं समझा रहा था कि आप जितने भी एन होते हैं उसको लाइन से लिखना होता है। इस तर्ज की कितनी बड़ी आकृति हो, इन सभी आकृतियों पे जो तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो एकदम सटीक बैठेगी, ठीक है। तो जमीन पर रखे हुए त्रिभुज एन के बराबर मानने हैं। जमीन पर ट्राइंगल कितने रखे हुए हैं, 4, एन बराबर 4 आ गया। आपको क्या करना है, नंबर लिखना है ऊपर से नीचे, एन जितना भी है, एन को लाइन से लिखना है। तो एन बराबर 4 है तो 4 को लिख दिया। आपको हमेशा याद रखना है एक के सामने एक को लेना है। एक के सामने किसको लेना है, एक को लेना है। एक के सामने हमेशा एक को लेना है और क्रॉस में जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इधर वाले का टोटल करना है। इधर वाले का टोटल कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। वापस सुनो, एन को लाइन से लिखा, एक के सामने एक लिखा, क्रॉस में जोड़ा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सभी का टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी टोटल वाली लाइन आए उससे जस्ट पहले वाले नंबर को हटाना है और उससे जस्ट पहले वाले नंबर को अपन को लेना है। कैसे चलना है सुनो, जैसे ये टोटल वाली लाइन है, इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो इसको ले लो, अल्टरनेट एकांतर में चलना है। कैसे चलना है सुनो, जैसे टोटल की लाइन ये है, इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो इसको ले लो, 6 और 1 7 जोड़ो। तो इस आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 27 आएंगे। मैं बात कर रहा था कि इन दोनों आकृतियों में 2 लाइन का फर्क है, एक तो इसका एक इसका। इन दोनों लाइन से मैं आपसे पूछता हूँ कितने त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों लाइन से देखो, 2 त्रिभुज पे तो इधर फर्क पड़ेगा
और 2 त्रिभुज पे इधर फर्क पड़ेगा, मतलब 4 त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइनस कर दीजिए। इसका आंसर 27 है, तो 27 में से 4 माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर 23 आएगा। इसका लो भाई आंसर आ चुका है 23। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से डायरेक्ट आप इसको गिन सकते हैं। दूसरा, एक एक करके भी आप गिन सकते हैं। एक एक करके कैसे गिन सकते हैं वो भी मैं आपको गिना देता हूँ, ध्यान देंगे सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज तो ये हैं। 12 के बाद एक ये रहा 13, एक ये रहा 14, एक ये रहा 15, 15 के बाद बीच में 16, एक ये रहा देखो 17, एक ये रहा 18, एक ऊपर 19, 19 के बाद बड़े बड़े त्रिभुज, एक ये त्रिभुज अलग से 20, ये बड़ा त्रिभुज 21, ये बड़ा त्रिभुज 22 और पूरा बड़ा त्रिभुज 23। ऐसे गिनोगे तब भी आंसर जो है वो कितना आएगा, 23 आएगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 23 है। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल था, आपसे कह रहा है कि शहर ए से शहर बी जाने के लिए 4 रास्ते हैं। ए से बी जाने के, ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं। ठीक है, बी से सी जाने के, बी से सी जाने के जो रास्ते हैं वो 6 रास्ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ए से सी जाने के रास्ते कितने होंगे। तो ए से सी जाने के रास्ते ए से बी के 4 हैं, बी से सी के 6 हैं, और ए से सी की पूछ रहा है तो गुणा कर दो सीधे। कितने रास्ते हैं भाई, 24 रास्ते जो हैं वो ए से सी जाने के रास्ते संभव होंगे। करेक्ट आंसर आएगा आपके 24। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बहुत आसान एग्जाम्पल था ये तो। इस आकृति में कह रहा है कि दी हुई आकृति में किन्हीं भी 2 निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग नहीं भरना है। तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपको इनमें रंग भरना है, पड़ोस में एक जैसा रंग नहीं आना चाहिए, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, रंग भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक आप मान लीजिए, 1 नंबर लिखूंगा लाल रंग मान लेना, 2 नंबर लिखूंगा पीला रंग मान लेना, और 3 नंबर लिखूंगा तो हरा रंग मान लेना। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे नंबर लिखूंगा और रंग आपके सामने। रंग कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ये रंग मैंने दिए हैं यही नाम आप दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। नंबर लिखोगे आसानी रहेगी, रंग का नाम लिखोगे थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पर 3। अभी तक क्या पड़ोस में एक जैसा रंग है? नहीं, पड़ोस में एक जैसा रंग नहीं है। जो बात लिखी थी वो शर्त हमारी पूरी हो रही है। ये कह रहा है कि इस डायग्राम में आपको रंग भरने, पड़ोस में एक जैसा रंग नहीं होना चाहिए, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो वापस से 1 2 1 2 1 2 3, अंदर या तो 1 लिख सकते हैं या अंदर 3 लिख सकते हैं। तो कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप देके जो आएंगे वो कितना देके आएंगे, 3 देके आएंगे। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, ये कह रहा है अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना चाहिए। अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना चाहिए, और सभी कवि निर्धन होते हैं, कुछ गणितज्ञ के कवि होते हैं। कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं होता, कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं होता। तो स्नातक जो है, ये कह रहा है कि अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना चाहिए, कॉलेज का स्नातक होना चाहिए अध्यापक होने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम से सॉल्व करेंगे हम। डायग्राम इसका बना लेते हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम मैंने बना लिया कि कॉलेज का स्नातक अंदर आ गया, टीचर्स जो है बाहर आ गया। फिर कह रहा है सभी कवि निर्धन होते हैं। कवि जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? निर्धन होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं। और मना कर रहा है बेटा कि कोई भी कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं होता। कॉलेज के स्नातक की मना है, और किससे मना है?
निर्धन से मना है, कॉलेज के स्नातक की मना है, और ये किससे मना है? निर्धन से मना है। ठीक है भाई। अब ये जो है डायग्राम बन चुका है। अब इससे कौन सी बात सही बैठेगी वो आपको पता करना है। पहला, फर्स्ट फर्स्ट में ये लिख रहा है कि कुछ गणितज्ञ, अच्छा, कौन सा निष्कर्ष वैध नहीं है, गलत पता करना है, गलत कौन सा है। पहला, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। अब देखो, गणितज्ञ अध्यापक कुछ की, जितने ये वाले गणितज्ञ हैं, ये गणितज्ञों का कुछ वाला हिस्सा है, इनकी तो मना है भैया, स्नातक से मना है और इतने अध्यापक से भी मना है। ठीक है, तो यहाँ इतने की तो मना है ही। अब पहले में कह रहा है कि कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं हैं, जबकि डायग्राम को अगर ऐसा बनाया जाए, देखना एक बार, स्नातक अध्यापक कवि निर्धन और ये गणितज्ञ। तो हमारी जो मना थी वो स्नातक की किससे मना थी? स्नातक की निर्धन की जो मना थी वो स्नातक से मना थी, इसकी इससे मना थी। ठीक है, तो इतने गणितज्ञ की मना है, बचे कुछ गणितज्ञ जो है वो जा सकते हैं। तो पहली बात जो है वो सही है, मतलब सही बात है, पर हमें तो गलत चाहिए। तो अगर मैं गलत देख रहा हूं तो पहला पॉइंट गलत नहीं है, पहला पॉइंट तो डायग्राम को देखकर सही है। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं हो सकते, कुछ अध्यापक जो हैं, अध्यापक की गणितज्ञ से मना नहीं है, इसमें स्थिति क्लियर नहीं है, तो ये वाली बात क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है। तीसरा तीसरा कह रहा है अध्यापक निर्धन नहीं है, अध्यापक जो है वो निर्धन नहीं है, अध्यापक जो है वो निर्धन नहीं है, अध्यापक निर्धन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अध्यापक जो है वो निर्धन नहीं है। तो ये वाली बात जो है वो सही है, और सही अपन को चाहिए नहीं, अपन को गलत चाहिए। और यहाँ पर कवि अध्यापक नहीं है, कवि जो है वो अध्यापक नहीं है, कवि अध्यापक नहीं है। जब निर्धन की मना है तो अध्यापक की भी मना है, तो ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो स्नातक को अंदर ले लो, या वैसे अगर देखा जाए तो अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। टीचर जो हैं वो ग्रेजुएट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो डायग्राम वैसे बनाओगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएट लिख लो, ग्रेजुएट, और ये लिख लो टीचर। ठीक है, ऐसे भी करोगे तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि बी ऑप्शन जो है वो कभी भी सही नहीं होगा ऐसे डायग्राम पे, बी जो है वो गलत होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला कह रहा है, अगला एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट का है। ये कह रहा है उत्तर दक्षिण जाती सड़क पर आमने सामने ए और बी के घर हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण जाती सड़क है, आमने सामने ए और बी के घर हैं। ठीक है, ए अपने घर से बाहर आता है, बाहर आ गया बेटा, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद में दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे लिखा है और डी के घर के सामने रुक जाता है, डी के घर के सामने पहुंच जाता है। बी भी ठीक उसी प्रकार करता है, घर से बाहर निकलता है, बाईं ओर मुड़ता है, और फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, और किसके घर के सामने पहुंच जाता है बेटा? सी के घर के सामने पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये दूरी 5 है, ये दूरी भी 5 है। तो आपसे कह रहा है इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं? नहीं, अलग अलग सड़क पर रहते हैं। सी के घर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है ना, ये भी गलत है। सी और डी के घर की दूरी 20 किलोमीटर से कम है, तो 5 और 5 10, 10 जो है 20 से कम होगी, ये बात सही है। नन ऑफ दीज, करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो सी ऑप्शन दे के आएंगे, दूरी जो है वो 20 किलोमीटर से कम है ना। इस तरीके से होगा। पूरी बात देख लो, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था ये। बढ़ते हैं आगे, ये परिवार का ग्राफ है, और इस परिवार में क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं, 2 स्त्रियां हैं। अध्यापिका जो है एक वकील से विवाहित है, अध्यापिका जो है वो किससे विवाहित है? वकील से विवाहित है।
यहां लिख लेते हैं, अध्यापिका जो किससे विवाहित है? वकील से विवाहित है ना। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। यह वकील बेटा डॉक्टर का पुत्र है, ये प्लस ये माइनस, ये एक डॉक्टर का पुत्र है, डॉक्टर का नाम पता नहीं है अभी, डॉक्टर का पुत्र है। ई पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन है? महिला है, फीमेल हो गई है, पुरुष नहीं है तो फीमेल है। ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है, ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। ओके, ये पत्नी भी नहीं है किसी व्यवसायी की, ये देख लेते हैं। चलो ठीक है, आगे लिखा है कि परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, सबसे कम उम्र का सी है, इसका बेटा बना देते हैं अपन सी को। ठीक है, कम उम्र का है। और सबसे बड़ा परिवार में कौन है? डी है। सबसे बड़ा कौन है परिवार में? सबसे बड़ा बड़ा परिवार में डी है। तो यहाँ पर परिवार में सबसे बड़ा डी बना देते हैं, और डी का पुत्र बना देता हूँ मैं वकील को। और यहाँ लिखा है, अब ई जो है, ई पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है तो कौन है? महिला है। और ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है, किसी भी व्यवसायी की जो है वो पत्नी नहीं है, ये कह रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर व्यवसायी की पत्नी नहीं है, व्यवसायी की पत्नी नहीं है, तो डी को खाली रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ई को अपन बना देते हैं डॉक्टर, ई को डॉक्टर बना देते हैं, और इनकी शादी एक दूसरे से करा देते हैं, तो किसी भी व्यवसायी की पत्नी नहीं होगी। ठीक है, और सी सबसे कम उम्र का है। अब इसका प्लस माइनस पता करेंगे। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि दो स्त्रियां हैं, स्त्रियां एक तो ये है एक ये है, दो स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, और तीन पुरुष हैं। तीन पुरुष कौन कौन से हो गए बेटा? एक तो ये हो गया, प्लस दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तीन पुरुष भी आ गए हमारे सामने। ठीक है, आगे लिखा है ई पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है तो बेटा कौन है? ये महिला है, ये ई भी आ चुकी है महिला। और ना ही किसी व्यवसायी की पत्नी है। अध्यापिका वकील की पत्नी है, ये बात भी लिखी हुई है। अब इसमें कौन सी बात लिखी है? इज नॉट ए मेल, नाइदर आल्सो वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली, डी। ठीक है, तो बी इज ए मेल। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने जो नाम बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो नाम बचा हुआ है हमारे लिए किसका? बी एक पुरुष है। अच्छा, बस अब तो सॉल्व हो गया। बी एक पुरुष है, तो ये तो बी आ गया, और दूसरा नाम जो बचा था वो कौन आ जाएगी? फीमेल। फीमेल का नाम क्या है? सी आ गया, बी आ गया, ए। लो भाई, बन चुका है ग्राफ पूरे परिवार का। लास्ट वाली लाइन पढ़ नहीं पाए थे, तो यहाँ लिखा है बी एक पुरुष है, पुरुष है तो बी वहाँ आ जाएगा वकील की जगह, अध्यापिका यहाँ आ जाएगी। पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? पूछा है डी का ई से क्या संबंध है? डी ई की कौन है? डी जो है वो ई की कौन है भैया? पति है। पति है तो करेक्ट आंसर आएगा हस्बैंड। आपसे पूछ रहा है कि इस समूह में स्त्रियां कौन कौन सी हैं? स्त्रियों के नाम हैं, एक तो है ए, एक है ई। ई ए, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किसकी पत्नी अध्यापिका है? तो यहाँ वकील की पत्नी अध्यापिका है, बी की, बी वकील। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, ये ग्राफ जो है बना है, इस पे सारी बातें सही हो रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है आपके सामने, और यहाँ पर क्या कह रहा है पूरी जानकारी पढ़ते हैं। आपसे कह रहा था किसी एक प्रस्तावित अभ्युपाय को लागू करने के लिए पूर्व उस पर विचार किए गए सर्वेक्षण में व्यक्ति जो हैं वो 2878 है। व्यक्तियों की जो संख्या है वो 2878 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है हिस्सा लिया है जिनमें से पुरुष थे 1652, जिसमें से बेटा पुरुष थे 1652। तो महिला निकाल सकते होगे तुम, 6 2 2 1, ये आ गई बेटा महिला। महिलाएं इतनी हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या कह रहा है सुनो। आगे आगे लिख रहा है कि 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया। विरुद्ध, विपक्ष, विरुद्ध, विरुद्ध मत दिया है बेटा
व्यक्ति व्यक्तियों ने, कितने व्यक्तियों ने, 1226 ने जो है विरुद्ध, प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया है, जिनमें से 796 पुरुष थे। पुरुष कितने थे बेटा? 796 पुरुष थे। अब ये तो टोटल 1226 व्यक्तियों ने मतलब प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया है, जिसमें से 796 क्या हैं? पुरुष हैं। अब 796 पुरुष हैं, तो आप बताइए यहाँ जो महिलाएं बचेंगी वो कितनी बचेंगी बेटा, जिन्होंने विरुद्ध मत दिया है? महिलाएं बचेंगी 430। कितनी बचेंगी महिलाएं? माइनस कर दो, 430 महिलाएं जो है वो बचेंगी यहाँ पर, जिन्होंने विरुद्ध मत दिया है। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रस्ताव के विरुद्ध वाली बात हो गई। अब पक्ष में, पक्ष की बात हो गई है। पक्ष में जो व्यक्ति हैं वो 1425 हैं। व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है। 196 स्त्रियां अनिर्णित थी, अच्छा निर्णय नहीं दे पाई थी, यानी अनिर्णित महिला जो है, महिला वो कितनी थी? 196 थी। टोटल व्यक्ति थे और इनमें से 196 अनिर्णित महिला थी। पूरी जानकारी मेरी आंखों के सामने है। अब किस तरह के एग्जाम्पल मुझसे पूछे गए हैं उसकी मैं बात करता हूँ। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कितनी स्त्रियों ने प्रस्ताव में पक्ष में मत दिया है? कितनी स्त्रियों ने पक्ष में मत दिया है? महिलाएं बेटा थी कितनी टोटल? महिलाएं जो टोटल थी वो 1226 थी, 1226 थी, ठीक है महिलाएं। और विपक्ष में महिलाएं कितनी थी बेटा? 430 विपक्ष में थी। और कितनी निर्णय नहीं दे पा रही थी? 196 निर्णय नहीं दे पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये आ गया साहब आपके 526, 626, 626 जो महिलाएं वो माइनस होंगी, तो कितनी बची? 600 महिला बची। तो करेक्ट आंसर आएगा 600। यानी कितनी स्त्रियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत किया है? तो विपक्ष वाली हटा दी मैंने। विपक्ष वाली कितनी थी? ये रही 430। साथ में जो अनिर्णित थी वो 196 थी, वो भी माइनस कर दी। महिलाएं थी कितनी? 1226 थी। तो 600 महिला, जो 600 महिलाएं वो पक्ष में मत करती हैं। कि कितने पुरुष अनिर्णित थे? अनिर्णित पुरुषों की संख्या आपको पूछ रहा है कितनी है। तो ठीक है, मेरे पास व्यक्ति टोटल कितने थे? 2878 व्यक्ति टोटल थे, माइनस पक्ष में कितने थे? 1425 थे। विपक्ष में कितने व्यक्ति थे? 1226 थे। माइनस करिए इनको, तो इनका टोटल एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आ गया साहब आपके 6 5 11 1, और उसके बाद में 2 2 4 और 1 5, उसके बाद में 6 और इसके बाद में 2, ठीक है। माइनस करें तो यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 2, 227। अब 227 में से अनिर्णित महिला भी तो माइनस करनी पड़ेंगी, और अनिर्णित महिला कितनी थी? 196 थी। 196 को माइनस कर दीजिए तो अनिर्णित पुरुषों की संख्या आ जाएगी, वो होगी 31। कोई ऑप्शन है क्या? देखना एक बार। 31 बिल्कुल आंसर जो करेक्ट आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। अनिर्णित पुरुष जो आएंगे वो कितने आएंगे? 31 आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कितनी स्त्रियां प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी? पक्ष में नहीं थी मतलब विपक्ष में थी, और विपक्ष में कितनी महिलाएं थी बेटा? 430 थी। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, पूरी जानकारी ये है, पूरा डेटा ये है, इससे ही सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व होंगे इसके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आंखों के सामने है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14 नंबर पे और श्रीमान वाई अंत से 17 नंबर पे। चलिए देखिए बोर्ड पे, एक्स का जो है वो 14 नंबर है, और वाई का जो है बेटा 17 नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन बैठता है? जेड बैठता है। आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच में बैठा है, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 48 है। तो एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मेरी बात सुन लीजिए पूरी क्लास। यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, मध्य के व्यक्ति अगर आपको निकालने हैं तो दोनों तरफ की संख्याओं का योग करना पड़ता है। मैं जानता हूँ 14 और 17 31,
मैंने क्लास में समझाया था, अगर कुल संख्या ज्यादा है, दोनों तरफ के स्थानों का योग कम है, मध्य के व्यक्ति निकालने होते हैं तो सीधे माइनस करना पड़ता है। 48 कुल संख्या है, 31 माइनस कर दीजिए तो कितने आएंगे बेटा? 17। मतलब x और y के मध्य में, x और y के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? 17। पर मुझसे x और y के मध्य नहीं पूछ रहा है, फिर भी एक बात क्लियर हो रही है कि x और y के मध्य होंगे 17। इन 17 में से एक नाम किसका है? z का। किसका नाम है भाई? z का। और शर्त क्या है? कहाँ बैठेगा? बीचों बीच बैठेगा। तो 17 बीच में बैठेंगे इन दोनों के, और खुद z 17 नंबर पे 17वां है व्यक्ति, तो उसको हटा देंगे। तो अपन देखें तो मध्य के लिए दो बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। दोबारा सुनो, x और y के मध्य आ रहे हैं 17, माइनस किया मैंने, 17 आ गए। इन 17 में से एक नाम z का है, इसको हटा दो तो बचेंगे कितने? 16। और 16 के तो जब दो बराबर बराबर हिस्से करें तो कितने कितने आएंगे? 8। तो x और z के मध्य 8 हैं, और y और z के मध्य भी 8 हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है x और z के मध्य कितने होंगे, तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो सी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के। 73 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है? देखो, आपसे कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित ना होने के कारण आपको इनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको आसन अधिकारी जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी, आप पर यह दबाव डाल रहे हैं, और आप इनका दोष उस पर नहीं डालें। ऐसे में आप क्या करेंगे? ओके, सिचुएशन रिएक्शन होता है ये, स्थिति प्रतिक्रिया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। पहला, तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे। ये गलत तो नहीं है पहला, फिर भी ज्यादा सही ढूंढना पड़ता है हमें, ज्यादा सही कौन सा है। सेकंड, अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराने के लिए उनसे भेंट का समय लेंगे। स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। दोषी हो क्या आप? ये तो गलत हो गया। बैठक के समन्वय पर उसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक की जानकारी नहीं दी थी। इससे भी कुछ नहीं चलने वाला बेटा। अब ए और बी में से ज्यादा सही देखना है। ठीक है, पहला, तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित में उत्तर भेजेंगे। बिल्कुल ऑफिशियल काम जो है रिटर्न में ही देना पड़ता है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया है। उसने जमीन खाली करने के आपके अनुरोध को ठुकरा दिया है। आपको ये धमकी दे डाली है कि यदि आपने ये जमीन सस्ते दामों पर उसको नहीं बेची तो भीषण परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सिचुएशन रिएक्शन। पहला, फर्स्ट, अपनी जमीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे ना? बिल्कुल नहीं। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पुलिस का कार्य है वो, उसके लिए अपन पुलिस के पास जाएंगे। सेकंड सही है। अपने पड़ोसियों से मदद लेंगे? कोई नहीं आएगा बेटा। उस गुंडे को और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर आएगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के पास में जाएंगे। ये करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो। आपका कार्यालय आप पर जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन। आप पे कोई काम की जिम्मेदारी थी, मान के चलिए 26 जनवरी का प्रोग्राम था, 15 अगस्त का प्रोग्राम था, आप मैन हेड थे उसके, पूरा प्रोग्राम आप ही मैनेज कर रहे थे। आपकी दुर्घटना हो जाती है और आप जाहिर सी बात है घर पे आराम कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम जिस डेट में है उस डेट में होगा, और कार्यालय यहाँ पर जवाब डाल रहा है कि आप क्या करेंगे। चलो देखते हैं सिचुएशन रिएक्शन। पहला, कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे? नहीं, प्रोग्राम बेटा फिक्स है, जिस डेट में होना है उसी डेट में होगा, आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो गलत हो गया। अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप स्वयं समय पर कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं? देखो, कार्यालय जानता है आप छुट्टी पर हैं, आपको दुर्घटना हो गई है और आप बेड रेस्ट बोला हुआ है डॉक्टर ने, ये प्रशासन जानता है, ये अपना जो है ऑफिस जानते हैं, ऑफिस वाले लोग जानते हैं, पर ये काम नहीं कर सकते आप कि कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है। अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य को पूरा कर सकता है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपकी जगह पर कौन व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से कर सकता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कार्यालय नहीं जानता है आपने कितना कार्य कर लिया है, कितना रह गया है, जो बचा हुआ कार्य है उसको कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, या किन व्यक्तियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक होने तक अलग बने रहेंगे बेटा, अलग हो ही तुम, क्योंकि घर पे बेड रेस्ट कर रहे हो तो अलग ही हो।
तो सही कौन सा है? सी। ठीक है, कार्यालय को भी देखना पड़ता है। किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आप प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है आपको। बहुत बढ़िया। आपकी हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि राहत के लिए दी गई राशि से आप पैसे बना रहे हैं। ओहो, राहत के लिए जो राशि थी उससे आप पैसे बना रहे हैं, ऐसे लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए। बेटा, अपने ऊपर जांच नहीं करवा सकते आप, दूसरे के ऊपर जांच करवा सकते हैं, बट अपने ऊपर जांच नहीं हो सकती, तो पहला गलत है। ठीक है, खुद अपने ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठा सकता इंसान, गलत है। सेकंड, अपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे कि आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दे। क्यों? आपने रिश्वत खाई थी क्या? अरे आप पैसे बना रहे थे क्या? नहीं, आप ईमानदार थे, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लोगों का काम है कहना, कहेंगे, जो अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचते हैं लोग, है ना, तो उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा, ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपना ट्रांसफर करवा लें ना, गलत। थर्ड, इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उचित, अपने काम में लगे रहेंगे, तब तक मामला सुलझ नहीं जाता, कार्य के आगे कोई पहल नहीं करेंगे, ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा सी, और जिसको इंक्वायरी करनी है वो कर ले, क्योंकि आप तो ईमानदार हैं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए। एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना नौकाएं भाड़े पर लेने के लिए दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने के बाद आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित लगभग से 3 गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ओके, जो आपको गवर्नमेंट ने रेट दे के भेजी है और जो नौका मालिक हैं वो 3 गुना रेट मांग रहे हैं। सपोज दैट गवर्नमेंट ने आपको एक नाव का 1,000 रुपये दे के भेजा है, तो वहाँ 3,000 मांग रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनके प्रस्ताव को रद्द करके नई कीमतें मंगवाएंगे? नहीं, लोग वाग मर रहे हैं, राहत की जरूरत है और आपको आज ही काम करना है, आज नहीं अभी करना है, तो कीमतें रद्द नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट ने जो कीमतें दी हैं वो नई कीमतें हैं, है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे और बचे कुछ पैसे अपनी जेब से देंगे। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे और बचे कुछ पैसे, लिखा नहीं है ऐसा कि बचे कुछ पैसे जेब से देंगे, पर आप मान लीजिए जब न्यूनतम कीमत को स्वीकार करोगे तो फिर वहां तो 3 गुना रेट ले रहा है, तो कैसे काम करोगे? नहीं कर सकते, गलत है। बी ऑप्शन, न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, जो उसकी न्यूनतम कीमत है उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं, मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करोगे लोग मर जाएंगे बेटा, गलत, ये तो कर नहीं सकते। नौका मालिकों को धमकी देंगे, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये धमकी वाला जो शब्द है ना वो सही नहीं है वैसे तो, पर 4 ही ऑप्शन है मेरे पास में, इनमें से सबसे ज्यादा सही डी ऑप्शन है। आप नौका मालिकों को समझाएंगे कि भैया जो सारी चीजें हैं ये गवर्नमेंट के लिए हैं, और जो गवर्नमेंट जो कर रही है प्रभावित लोगों के लिए ये काम कर रही है, और आपको भी अपना सहयोग करना चाहिए। आप उतने पैसे लीजिए जितनी आपको जरूरत है, जितना आपका नॉमिनल चार्ज जो है वो गवर्नमेंट से लीजिए। आप अपनी जो ऊटपटांग जो रेटें आपने बना रखी हैं वो आप नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट आपके लाइसेंस रद्द कर सकती है। आप उनको समझाएं, धमकी की जगह समझाना चाहिए, लिखा होना चाहिए था, पर क्या करें, ऑप्शन में यही आया था, है ना, तो फिर ज़्यादा सही कौन सा है? डी ऑप्शन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अकेले महामारी पीड़ित गांवों में आप रोग निरोधक टीके का वितरण करने वाले प्रभारी अधिकारी हैं। आपको केवल एक रोग निरोधक टीका बचा हुआ है। इस टीके की ग्राम प्रधान को और उसी गांव के बेटा निर्धन को जरूरत है। आप पे दबाव बना हुआ है कि आप टीका प्रधान को दे दें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सिचुएशन रिएक्शन फंसा दिया बीच में, आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला फर्स्ट, दोनों को ही टीका ना देकर टीके की अगली खेप की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई शुरू कर देंगे। गलत है भाई, किसी को दे दें। अरे दोनों में से टीका किसी को तो दोगे यार, कोई ना कोई तो बचेगा। ये तो गलत बात है कि दोनों को ही नहीं देंगे, ये गलत है। सेकंड, किसी दूसरे क्षेत्र से वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था करेंगे, मतलब आपका मन में है अमीर व्यक्ति को दे देंगे। नहीं, समानता का अधिकार है सबको। वो आपका काम नहीं है कि भाई कौन ज़्यादा बीमार है। जो अगर मान लो कोई अमीर व्यक्ति ही ज़्यादा बीमार है तो उसे टीके की पहले ज़रूरत है, और निर्धन भी ज़्यादा बीमार है तो उसे पहले टीका देखना पड़ेगा, ज़्यादा बीमार कौन है, और स्थिति सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल भी तो गलत है। दोनों को कहेंगे डॉक्टर से मिल लो और टीके की आवश्यकता के बारे में उनकी सलाह लेकर आए। बिल्कुल,
टीके की किसको आवश्यकता है ये आप नहीं जानते, आपसे बेहतर डॉक्टर जानता है। डॉक्टर बताएगा कि वो टीका किसको दिया जाना चाहिए, किसकी स्थिति ज्यादा गंभीर है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था ना। अरे अपना काम थोड़ना है ये काम डॉक्टर का है। डॉक्टर बताएगा किसको टीके की ज्यादा आवश्यकता है, उसी को टीका दे देंगे हम। नेक्स्ट, पूरी क्लास पढ़िए। 79 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ें एक बार फिर सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ लिखा है कि आपने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की परियोजना के अपने हाथों में ले ली है। अच्छा, रैन बसेरों को स्थापित करने की सलाह, 1 सप्ताह के भीतर आपको इस क्षेत्र में निवासियों चोरियों के मामले में शिकायत प्राप्त हो रही है कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं, तो आप क्या करोगे? ओके, रैन बसेरे आपने बनाए थे, चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? पहला, आप निवासियों को कहेंगे कि इस मामले में पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। कायदे से तो यही है, फिर भी ज़्यादा सही देखना है ना, ये गलत तो नहीं है पहला। दूसरा, आप निवासियों को विश्वास दिलाएंगे, नेता हो क्या आप नेता, विश्वास दिलाएंगे कि मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। अरे आपका काम थोड़ा ना जांच पड़ताल करने का, पुलिस का काम है, वो करेगी। आप निवासियों को कहेंगे कि मानवता के लिए प्रयास, क्या मतलब है? गलत। आप निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेंगे, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए। आप कहेंगे कि पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखाएं और उचित कार्रवाई जो है वो होगी जिन व्यक्तियों ने चोरी की है। अगर मान लो कोई अलग ही व्यक्ति है, रैन बसेरे से अलग वाले व्यक्ति, तो उनको पुलिस पकड़ेगी, या रैन बसेरे में भी रह रहे हैं उन व्यक्तियों को पकड़ेगी। तो वो काम पुलिस का है, पुलिस जाने, आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते से एक शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसके अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे, आपका काम नहीं है ये। आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि परिस्थिति को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति को समझौता कर ले ना। क्यों करे समझौता? ये भी गलत है। आप उसके माता पिता को आपके पास आने के लिए कार्रवाई करेंगे ना। आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। बिल्कुल करेक्ट कार्रवाई यही है सबसे पहली, कि भैया शिकायत दर्ज करे, उसके बाद में पुलिस अपने आप ही अपना काम पूरा करेगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। दोस्तों, ये 2011 का जो पेपर है वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और वीडियो जितने भी हैं आगे मेरे आते रहेंगे, बने रहिएगा मेरे पास साथ में। 2011 से 2023 तक के सारे कंप्लीट करा दिए। 24 का पेपर अभी होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।